क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये फिनोमिना क्या है हम समझेंगे इसके अंदर क्या क्या है, लेकिन सबसे पहले समझते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फर्स्ट हेडिंग कर लो आप, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके क्या क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या है, फैराडे साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो देखेंगे। फैराडेज लॉज ऑफ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में ईएमआई लिखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ईएमआई। और लेंस लॉ पढ़ेंगे, ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, अभी ये बात करेंगे हम लोग। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन व्हाट? बोथ लॉज। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये सब करेंगे। उसके बाद एडी करंट की बात करेंगे, सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर फिर क्या हो जाएगा अपना, दैट्स इट। इसमें कुछ न्यूमेरिकल होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे, बाद में हम लोग कर लेंगे, बट ये देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या कहे थे हम लोगों ने? हाँ हाँ, किसी एक एरिया से, किसी भी क्लोज सरफेस से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास हो रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? एक एरिया से, एक इमेजिनरी एरिया, एक क्लोज एरिया से जितने मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है उसी को हम क्या बोलेंगे? क्लियर है बात? तो लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस the total number of magnetic field lines passing normally मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से, passing normally through any surface या any closed surface, जो भी लिखना चाहो, through any surface is called मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब बेसिकली क्या है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी भी सरफेस से क्या है? नॉर्मली पास कर रही। जैसे ये हम सरफेस कंसीडर, अगर ये इस बोर्ड को हम एक सरफेस कंसीडर करें तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर जितनी भी लाइन इससे पास हो रही है उसी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? टोटल नंबर को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रही बात? अब इसमें कह रहे हैं कि जरूरी नहीं हमेशा नॉर्मली पास करें, कुछ एंगल से भी पास करते हैं। जब एंगल से पास करेंगे तो हमने कहा था इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम? इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे भाई? कॉस थीटा। कैसे होगा मैं बताऊं आपको, ये कैसे कॉस थीटा होगा? पता है ना आप लोगों को? ये करवाया था हम लोगों ने, देख लो जरा। लिखो, सो लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स, लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू, नीचे लिखो आप, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू, ये होता है बी इंटू ए। बी इंटू क्या होता है भाई? ए। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग फाई ई लिखते थे। और कैसे हो? आओ, जरूरत है, काम आएगा बेटा तुम्हें, काम आएगा तुम्हें। देखो फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इंटू ए। बी का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ए का मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना भाई? लिख लो। तो फाई बी इक्वल टू क्या होगा? बी। लेकिन ये तब है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस से एकदम 90 डिग्री एंगल पे एंटर कर, एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं। तो फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इंटू ए। तुम्हारा नाम शिवम है? विकास किसका नाम है तुम्हारी क्लास में यार? हाँ, मुझे उनसे मुलाकात कराइएगा, अब बहुत जरूरी है, वो जरूरी है बातें। नहीं, मैं देख लूंगा क्या है, बट ये है कि जरूरी है मिलना उनसे। अब तुम समझ गए तो अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, जब ये जान लो कि तुम जिंदगी में सब कुछ अचानक से बहुत जल्दी जल्दी समझ में आने लगे तो समझ जाना तुम सबसे ज्यादा उलझन में हो।
लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हो रहा। लेकिन फिलहाल हम लोग इस पे आते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए। लेकिन ये कब होगा, जब लाइंस एकदम इससे परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पे एंटर कर रहे हैं। तो 90 डिग्री बने करके अगर थीटा एंगल पे एंटर कर रहे हैं तो नीचे लिखो। अच्छा, यूनिट इसकी क्या होगी, हाँ वेबर होगी। और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, टेस्ला और मीटर स्क्वायर। तो क्या लिख लेंगे इसका, क्या टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर क्या लिख लेंगे, वेबर लिख लेना। इसका होगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर क्या लिख लेंगे भाई, ठीक है। बेटा तुम यार बेटा जब मेरी जान, मैंने आते हुए एक शब्द भी बात की उस पर, तुम्हें बात की नजाकत समझना चाहिए कि सर अगर उस पर एक भी बात नहीं की इसका मतलब क्या अभी बात नहीं करना है। नहीं मैं पूछता कि नहीं टॉप प्रायोरिटी पे इसको। तुम कुछ भी समझो, लेकिन मैं चाहूंगा कि हर चीज का एक प्लेस होगा, उसमें बात करेंगे। यहाँ जाओ भाई, क्योंकि उससे ना हम आप केवल सुन लेंगे बस, बाकी लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है ना, भी टाइम वेस्ट जाएगा। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर या क्या होगा इसका, वेबर होगा। क्लियर है भाई, नीचे लिखो, नीचे लिखो। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, if magnetic field lines, if magnetic field lines passing through the surface, if magnetic field lines passing through the surface at theta angle, at theta angle, at theta angle, किससे थीटा एंगल, at theta angle normal to the surface, सरफेस के नॉर्मल से थीटा एंगल पे जा रहा है, एट थीटा एंगल नॉर्मल टू द सरफेस। मेरी बात समझे कैसे, जैसे सरफेस है, सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर बाहर तरफ, इससे इस नॉर्मल से थीटा एंगल बना के लाइन निकल रही है, नॉर्मल वाली लाइन से क्या है, थीटा एंगल बना के लाइन बाहर निकल रही है। तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल टू द क्या दिया है, सरफेस। देन मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी गिवन एज, देन मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी गिवन एज, लिखना यहां से फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। देन फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, ये लिख दिया हमने। देन फाई बी इक्वल टू क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। देन फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी इसमें, डन। ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, यूनिट वगैरह इसका हमने देख लिया, कोई दिक्कत। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन कब जीरो आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब जीरो आएगा, नीचे लिखो, नीचे लिखो। व्हेन मैग्नेटिक, लिखो व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो कब होगा, थीटा 90 कब होगा, जब हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मल के परपेंडिकुलर जाएगा, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, बहुत ध्यान से समझना, सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा तो बी ए होगा, नॉर्मल के परपेंडिकुलर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। या यूं हम कहते हैं कि सरफेस के पैरेलल जाएगा, दोनों चीजें समझना। नॉर्मल जो है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर है, जब लाइन भी सरफेस पे परपेंडिकुलर एंगल पे पड़ेगा, 90 डिग्री एंगल पे पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी ए होगा। ये नॉर्मल है, देखो ये जो ब्लैक कलर का जो मैंने पेन लगाया ये इसका नॉर्मल है, ये सरफेस है, लाइन भी इधर जा रही है, नॉर्मल भी इधर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी ए होगा, तब मैक्सिमम होगा। इसका मतलब जब लाइन भी इधर ही जा रही है, नॉर्मल भी यही है, जब दोनों पैरेलल होंगे तब जाकर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी नॉर्मल के पैरेलल होंगी या सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। कंफ्यूज नहीं होना कि परपेंडिकुलर भी है नॉर्मल भी है, सरफेस के परपेंडिकुलर है बट नॉर्मल के क्या है, पैरेलल है। जीरो कब होगा, जब सरफेस के पैरेलल होगा या नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। उल्टा समझ में हमारी बात, कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी को, क्लियर हो गई बात अपनी, बोलो भाई, चलो बढ़िया। नहीं समझे बच्चा, अरे सरफेस ये है, लाइन ऐसे जा रही, एक भी लाइन सरफेस से जाएगी क्या, गुजरेगी क्या, सीधे सीधे निकल जाएंगे। जब एक भी लाइन पास नहीं होगी तो जो लाइन है वही तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, लाइन ही नहीं है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है बात, लिख लिया भाई, लिख लिया सबने, बढ़िया।
डन, चले हम लोग लिख लिया यहाँ पे, बढ़िया। अब मुझे बताओ कब जीरो होगा, लिखो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल और पैरेलल टू द सरफेस। आइडिया रखना, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, इसलिए डिस्कस कर लिया। मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल and parallel to the what surface and parallel to the surface, और surface की क्या होगा वो यार parallel होगा, and parallel to the surface, parallel to the क्या होगा surface होगा। आगे बढ़े, लिख लिया भाई, चलो बढ़िया। मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव कब होगा, थीटा की वैल्यू के हिसाब से आप समझ ही रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव कब होगा, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब थीटा हमारा 90 से 270 के, अलग से बताने की जरूरत है क्या, आप जानते रहना इसको क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, लिखो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस ए कॉइल, ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे। लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस, लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस ए कॉइल कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग magnetic flux across a coil can be changed by changing, can be changed by what, changing क्या क्या है भाई, the strength of magnetic field B, फॉर्मूले में क्या है, फाई बी इक्वल टू क्या है भाई, बी ए cos थीटा है, ऊपर लिखा भी है भाई। बी बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है फाई बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, और क्या है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, एरिया को बढ़ाएंगे तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। और क्या है, द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल विथ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा की बात कर रहा है, द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल विथ मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे पॉइंट्स नोट करिएगा, फटाफट नोट करना, इसको याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज गजनी देखे हो तो लिखते चलें। या क्या हो सकता है, एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द एबव, या इनमें से दो या दो से ज्यादा का कुछ कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, दो दो चीजें तीन तीन चीजें एक साथ हो रही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। क्या लिखेंगे, एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द एबव। थर्ड बार हमने कहा ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड भी। थीटा हम जानते हैं, कॉस की वैल्यू कब बढ़ेगी, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा क्या हो 0 डिग्री, थीटा क्या हो 0 डिग्री, थीटा क्या हो 0 डिग्री। और कॉस की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब थीटा क्या हो 0 तो 90 पे होगा, लेकिन मिनिमम तो 180 पे होता है ना। कॉस 0 की वैल्यू लिखो, लिख देता हूं, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ये मैक्सिमम है, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ये मिनिमम है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, जो मैक्सिमम वैल्यू है। 0 कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है या नॉर्मल के पैरेलल जा रही है, बात एक ही है कि नहीं। 180 पे वैल्यू -1 आती है, मिनिमम होगी, ये कब होगा, अपोजिट, मतलब समझो जो नॉर्मल जिस डायरेक्शन में ड्रॉ किया उसके अपोजिट जाएगा। 90 पे क्या होगा, 90 होने का मतलब क्या है, सरफेस के पैरेलल जा रहा है या नॉर्मल के क्या है, परपेंडिकुलर है। एंगल हमेशा नॉर्मल से लिया जाता है, ध्यान रखना, जब भी किसी एरिया वेक्टर की हम बात करेंगे तो एंगल हमेशा किसी लिया जाएगा, नॉर्मल से, ये दिमाग में सेट रखो अपने, ठीक है भाई, समझ गए। तो इतने तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, मोटा मोटा यह ध्यान रखना, जो एक्सप्रेशन में है वही तो लिखा जा रहा है, हटाओ। और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह सब बेसिक चीजें आप जानते हैं, यूनिट पे हम लोगों ने पहले ही बात कर ली, बोलो भाई, ठीक है। सीजीएस यूनिट वगैरह कभी आता नहीं है, अगर जानना चाहो तो जान लो, लिख लो, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट, मैक्सवेल, बट कभी आया नहीं, चाहो तो लिख लो, आपको अगर चाहिए। 1 मैक्सवेल इक्वल टू कितना टेस्ला होता है, कितना वेबर होता है, 1 मैक्सवेल इक्वल टू क्या होता है
10⁻⁸ वेबर होता है। गजब। हाँ, 1 मैक्सवेल इक्वल टू क्या होगा? 10⁻⁸ वेबर। हाँ, अब आप हेडिंग करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हेडिंग करिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में लिखिए EMI, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को शॉर्ट में लिखो क्या? EMI। इसी को शॉर्ट में लिखो क्या? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI क्या? देखो, अगर किसी भी सर्किट से लिंक्ड कॉइल में, कॉइल का मतलब समझते हो, एक सर्कुलर लूप होता है। अगर किसी भी सर्किट से लिंक्ड कॉइल में हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाएं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज लाएं, तो उस कॉइल में क्या होगा? EMF इंड्यूस हो जाएगा। और अगर कॉइल हमारी क्या है या सर्किट हमारी क्लोज है तो करंट भी क्या हो जाएगी? इंड्यूस हो जाएगी। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मेरी बात समझे? कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ला रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज ला रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? एक EMF उस कॉइल में इंड्यूस हो जा रही है, जिसको हम इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। और अगर कॉइल हमारी क्लोज होगी, सर्किट हमारी क्लोज होगी, तो एक करंट भी इंड्यूस हो जाती है, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। इज दैट क्लियर? मतलब ये समझना कि EMF में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ला रहे हैं तो कॉइल में EMF इंड्यूस होगा और करंट भी क्या होगी? इंड्यूस होगी, अगर सर्किट हमारी क्लोज है तो इसी प्रोसेस फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। इज दैट क्लियर? लिखो लिखो, द फिनोमिना इन विच when there is a change in magnetic flux, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा ना भाई। When there is a change in magnetic flux और magnetic field lines linked, क्या लिखा स्टार्टिंग से बोला? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस in a coil linked with a circuit, in a coil linked with a circuit, then an EMF is get induced, then and what? EMF का मतलब समझते हो ना? EMF का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब एक वोल्टेज, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। समझ में आ रहे? An EMF is get induced and if circuit is closed, then current will also get induced. Then current will also get what? Induced. ध्यान रखना, कंडीशन लगाया मैंने, इफ सर्किट इज क्लोज्ड, मतलब अगर सर्किट ओपन होगा तो सबसे पहले क्या इंड्यूस होगा? चाहे सर्किट ओपन है या क्लोज, सबसे पहले क्या इंड्यूस होगा? EMF। लेकिन अगर सर्किट क्लोज है तभी करंट इंड्यूस होगी, अदरवाइज केवल और केवल इसमें क्या इंड्यूस होगा? EMF दोनों ही केस में इंड्यूस होगा, चाहे सर्किट ओपन हो चाहे क्लोज, लेकिन करंट तभी इंड्यूस होगा जब सर्किट क्या होगी? क्लोज।
तो यही लिख रहे हैं, इसको ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें फैराडे साहब के क्या है? 2 लॉ हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं आज। कर रहे हैं इसको, चलो। अब उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है ये हमारे काम का नहीं है, बस इनके एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकला है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है भाई, देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये लिखा तो है यार, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंपॉर्टेंट है ये, इस चैप्टर में यही तो है, यही है फैराडेज लॉ ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 2 लॉ है सिर्फ, दोनों को पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ क्या कह रहे हैं? फर्स्ट लॉ क्या है बताओ कोई? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फर्स्ट लॉ में? पढ़ा है? अच्छा, जो इसमें लिखा है वही है क्या? हाँ, यही होना चाहिए। फैराडे साहब जो ईएमआई की डेफिनेशन है पहले अपने लॉ में वही बताते हैं। क्या बताते हैं? कि अगर किसी कॉइल में किसी सर्किट से लिंक है, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में हम चेंज लाते हैं तो एक ईएमएफ क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके इक्वल होगा? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होगा? इक्वल होगा। और उस कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो n से इसी को क्या कर लो आप? मल्टीप्लाई कर लो। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? -n डेल फाई बी अपॉन क्या हो गया? डेल टी लिख लो। फाई बी लिखना चाहते हो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए तो फाई बी भी लिख लो। ये कहते हैं पहले लॉ में। तो पहला स्टेटमेंट इनका क्या है कि अगर किसी कॉइल में जो सर्किट से लिंक है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाते हैं तो उसमें ईएमएफ क्या हो जाता है? इंड्यूस। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या है? नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल है। इनका पहला लॉ ये है। लिखो जरा इसमें क्या कहते हैं, देखो इफ देयर इज ए चेंज, फर्स्ट लॉ लिखिए, इफ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स in a coil, if there is a change in magnetic flux in a coil, if there is a change in magnetic flux in a coil associated या linked with a circuit, associated लिखो या फिर क्या लिखोगे आप? linked with a circuit, then an EMF is get induced। तब एक ईएमएफ क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। मतलब एक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। देन एन ईएमएफ इज गेट इंड्यूस्ड, एन ईएमएफ इज गेट इंड्यूस्ड which is equal to the जो किसके इक्वल है? which is equal to the negative rate of change of magnetic flux, which is equal to the negative rate of change of magnetic flux, that is, नीचे लिखो ईएमएफ को अगर हम लोग स्मॉल ई से लिख रहे हैं तो स्मॉल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिख लो आप जरा, आप लोग यहाँ जो भी सिंबल यूज किए हो, कैपिटल ई, स्मॉल ई, मैं स्मॉल ई लिख दे रहा हूं। स्मॉल ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव बी अपॉन क्या है? डेल टी, माइनस डेल फाइव बी अपॉन व्हाट? डेल टी। लिखो भाई, माइनस डेल फाइव बी अपॉन क्या है? डेल टी। लिख लो, माइनस डेल फाइव बी अपॉन क्या है? डेल टी। क्या हुआ? What are you talking about? Is everything okay? लिखो, if number of the turn in the coil is capital N, if the number of the turn in the coil is capital N, if the number of the term in the coil is what? Capital N, then induced EMF is equal to क्या होगा?
देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन डेल फाइव बी अपॉन क्या होगा, डेल टी, माइनस एन डेल फाइव बी अपॉन क्या होगा, डेल टी होगा। कोई दिक्कत, माइनस एन डेल फाइव बी अपॉन क्या होगा, डेल टी होगा। कोई दिक्कत है किसी को इसमें, बताओ भाई, नहीं, सही है। जहां नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कोई बताएगा मुझे, कोई नहीं बताएगा, मैं तो जरूर बताऊंगा। अरे पगली, जहां नेगेटिव साइन ये बताएगा, जहां नेगेटिव साइन ये बताएगा, नहीं बता दो, तुम भी बता दो। हाँ ये तो है ही, नेगेटिव साइन बताएगा। बहुत मारेंगे। यहां नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, अभी बताते हैं। ये जो, हाँ हाँ, एन नंबर ऑफ टर्म है, जैसे कॉइल में होता है ना, एक ही बार हमने लपेटा है, फिर क्या होता है, कई टर्न लपेटा है, एन नंबर ऑफ टर्म है। कहीं कहीं ना राइटर्स ऐसे पूछ लेते हैं भैया, मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, मैं आपको बताता हूँ, देखो एन फाइव बी को एक साथ में क्या बोलोगे, इनको बोलते हैं ना वेबर टर्न, लिख लेना, वेबर टर्न बोलते हैं इसको। एन फाइव को एक साथ बोलते हैं वेबर टर्न। वेबर टर्न, एक से मिलेगा वेबर। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और इंड्यूस्ड जो करंट है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि वो जिससे ओरिजिनेट हो रहा है उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। वही लेंस लॉ है, अभी आगे पढ़ने वाले, अभी जस्ट इसी पे आता है। अब लिखिए सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को, हाँ क्या बोली, और हो तो बताओ, मैं सुन सकता हूँ। यही तो दिक्कत है, कुछ आप लोग बोलते ही नहीं। ये जान लो कि आप लोगों से, हाँ हाँ बोलो 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 काम्या, आज अच्छा पढ़ा रहे हैं। अरे इसका जो, हाँ अरे यार, अरे मैं हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ, कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन मैं जान, ठीक, अच्छा है, चलो ठीक है, बोले आप लोग जो भी बोले अच्छा किए, ठीक, आओ आओ। सेकेंड, सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंस लॉ। लेंस लॉ लिखिए, सेकेंड लॉ ही क्या भैया, लेंस लॉ। क्या कहते हैं वो लेंस लॉ में भाई, लेंस लॉ में क्या कहते हैं, बोलो क्या, अरे उसको तो मैंने दोनों में, देखो राइट लिखने की इनके अंदाज है, हो सकता है तुम्हारे में दोनों सेपरेट करके लिखे हो, लेकिन लेंस लॉ ही इनका क्या है, मतलब वो दोनों को साथ बताएंगे ना अपना जो भी है, ठीक है। देखो इसमें क्या कहते हैं लेंस लॉ में, लिखो लिख भाई, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, लिखना चाहती है, the direction of induced EMF and induced current, the direction of induced EMF and induced current is such that, is such that is what, such that it opposes the change, such that it opposes the change that is producing it, that is what, producing it,
प्रोड्यूसिंग इट, मतलब ये जिस रीजन से प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी का ये क्या करने लगते हैं, अपोज करने लगते हैं। समझ आई बात? ये किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। जो लेंस लॉ है किस पे बेस्ड है, समझने की जरूरत नहीं, बस जानते रहो, आ जाए ठीक है, बाकी जब आएगा बता देंगे। लिखो, लिखिए, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। it is based on law of conservation of energy। it is based on law of conservation of energy। तो एनर्जी किससे किस में कन्वर्ट हो रही है तो जानोगे ना भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पे एनर्जी कौन सी किस फॉर्म में चेंज हो रही है, हाँ, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है। हाउ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैन यू एक्सप्लेन प्लीज, बताइए। कोई बात नहीं, इतना जानना ही जरूरी था, बहुत अच्छा किया आपने। लिखिए क्या लिखा, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में लिखना क्या, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है भाई। अब मैं यहां जो बताने जा रहा हूं आपको थोड़ा देखना, जिससे ना इसमें ना कई चीजों को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, आप अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से देखकर थोड़ा क्लियर कर लेना। जैसे मैंने पहले स्टेटमेंट जो लिखवाया, इनका जो फर्स्ट लिखवाया राइटर्स, बहुत कंफ्यूजन है इसमें, मैं कई बार इससे बोलता हूँ, लेकिन आज मैं बोलने के मूड में नहीं हूँ तो बोलूंगा नहीं, बस इतना कह रहा हूँ। देखो यहाँ ना लिखते हैं क्या है देखो, हाँ हाँ, अरे वाह, अरे बस बस, अब पूछो नहीं उससे, वो समझ गई तो पूछो नहीं, तुम लोग भी सब समझ गए हो, बाद में सोचोगे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लॉ में हमने ये बताया कि अगर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ में ये कहा कि अगर हमने किसी क्वाइल में जो सर्किट से लिंक्ड है, एसोसिएटेड है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ला रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या ला रहे हैं, चेंज ला रहे हैं, तो उसमें एक ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। फिर कह रहे हैं वो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल होगा। हमने दोनों एक ही में बता दिया, लेकिन इसमें दोनों अलग अलग लिखे हैं। पहले ये बता रहे हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ला रहे हैं तो कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और कॉइल अगर क्लोज है तो करंट भी क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। फिर सेकेंड लॉ में ये बताया जा रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल है। मतलब उन दोनों स्टेटमेंट को सेपरेट करके दो लॉ में लिखा गया है। फिर लेंस लॉ को अलग लिखा गया है। हमने क्या किया, फर्स्ट लॉ में ही दोनों को कंबाइन किया, लेंस लॉ को सेकेंड लॉ में लिख दिया है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना आपके यहाँ क्या चल रहा है। मैं इसको न्यूली जो ट्रेंड अभी चल रहे हैं कॉम्पिटिशन्स के, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आप अपना देख लेना, बस इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेना, मुझे थोड़ा सा इसमें है। बाकी मैंने जो बता दिया वो ट्रेंडिंग जो अभी चला है, अभी सिलेबस बुक में उसका पब्लिश हुआ है कि नहीं मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूं, बट देख लेना आप लोग इसके बाद, ठीक है। मैं इसलिए क्लैरिफाई कर दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना इस बात को लेकर कि कैसे हो गया उल्टा सीधा, ठीक है। नहीं समझे कैसे, इसके हिसाब से मैंने दोनों लॉ एक ही में लिखवा दिया ना। पहले लॉ में हमने क्या बताया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसी में बता दिया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल है। इसमें क्या है, दोनों को अलग अलग लिखा गया, लेंस लॉ को अलग लिखा गया, बस इसको थोड़ा सा देखना, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते भैया। लिखिए एक्सप्रेशन फॉर, लिखो एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, लिखना इसकी जरूरत है भैया। एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन बोथ लॉज। एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां पर ना ईएमएफ के लिए कैपिटल ई यूज किया गया है, कंफ्यूज नहीं हुइएगा आप लोग, स्मॉल ई है तो। अरे बेटा बहुत अच्छा किया, और कैसे हो अभी यार, कुछ खास बात हो तो बताओ, आए अगर जल्दी में न हो तो मैं आऊंगा अभी। हाँ हाँ नहीं ना, कुछ भी कहो, लड़का स्मार्ट तो है, मानना। हाँ हाँ, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन बोथ लॉज,
इसमें क्या क्या है देखो भाई, पहला हमने स्मॉल ई लिखा था, यहाँ क्या है कैपिटल ई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना भैया। ईएमएफ ई इक्वल टू क्या है देखो भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू क्या है, माइनस डेल फाइव बी अपॉन क्या है, डेल टी है, या माइनस के क्या लिखेंगे, डी फाइव बी अपॉन डी टी। अच्छा डेल फाइव और डी फाइव बी के में क्या डिफरेंस है, समझ में आता है ये आपको? इस डेल फाइव का मतलब क्या है, हाँ हाँ, ये वेरी स्मॉल चेंजेस के लिए है, ये क्या है, ये इनफाइनेटेसिमली वेरी स्मॉल चेंजेस के लिए है, ये मेजरेबल चेंजेस के लिए, बाकी दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं, इतना ही है, ठीक है, डन। देखो इफ नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल इज कैपिटल एन, इफ नंबर ऑफ द टर्न इन द कॉइल इज कैपिटल एन, देन यहां से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एन, माइनस के एन लिखते चलो फटाफट, माइनस के एन डी फाइव बी अपॉन डी टी, माइनस के एन डी फाइव बी अपॉन क्या होगा डी टी। स्मॉल ई लिखो कैपिटल लिखो कोई फर्क नहीं है, ईएमएफ बता देना कि आप ईएमएफ लिख रहे हो, बस दैट्स इट। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड करंट, एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट के लिए एक्सप्रेशन की बात करेंगे। करंट आई इक्वल टू क्या होता है आप बताओ मुझे, ओम्स लॉ से मुझे बताओ क्या होता है, ओम्स लॉ से बताओ वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर, तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर, और ई का मतलब क्या है कि नहीं, तो माइनस वन अपॉन आर, और यहां क्या हो जाएगा डी फाइव बी बाय, ये करंट का एक्सप्रेशन होगा लिखिए। अरे ईएमएफ का ई लिखेंगे ना भाई, ईएमएफ का ई लिखेंगे, किससे लिख रहे हैं ये, ओम्स लॉ से। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन, यहाँ ईएमएफ का ई यूज कर रहे हैं, वही ई जो है रख दिया हमने, आर आ गया। अब एक्सप्रेशन से एक चीज समझ में आ गया, ईएमएफ वाले एक्सप्रेशन में कहीं रेजिस्टेंस आया था, लेकिन करंट वाले एक्सप्रेशन में रेजिस्टेंस आया, इसीलिए यहां लिखा गया क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वेयर एज इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड चार्ज और करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका डिपेंड नहीं करेगा रेजिस्टेंस पे, कि कितना रेजिस्टेंस है कॉइल का है सर्किट का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सप्रेशन फॉर चार्ज, चार्ज का भी लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, चार्ज, एक्सप्रेशन फॉर चार्ज, हाँ बच्चा, नहीं नहीं वो तो बस समझने के लिए बता दिया, आर आ रहा है तो समझ जाए, आर पे डिपेंड कर रहा है, उसमें आर नहीं आया है तो नहीं डिपेंड करेगा। एक्सप्रेशन फॉर द चार्ज, चार्ज का ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है, लिखो एक्सप्रेशन फॉर द चार्ज, करंट आई इक्वल टू क्या होता है भाई बताओ, हाँ डी क्यू बाई क्या होता है, डी टू, अगर स्मॉल चेंजेस की बात करेंगे, डी क्यू बाई क्या होता है, डी टी, या डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी टी, इंटीग्रेट कर लें इसको, कर लो इंटीग्रेशन, तो यहां से क्यू इक्वल टू क्या आएगा, आई क्या आया था बताओ, और माइनस वन अपॉन आर, डी फाइव बाई क्या आया था, डी टी, यहां भी क्या आया, डी टी आया, डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, तो चार्ज क्यू इक्वल टू क्या आएगा बताओ, माइनस वन बाई आर को तो बाहर ही कर लेते हैं, क्या है भाई, फिर बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव बी, क्या आ जाएगा यहाँ, फाइव बी आ जाएगा, माइनस के फाइव बी अपॉन क्या आ जाएगा, आ जाएगा यही। तो चार्ज और करंट दोनों के एक्सप्रेशन में रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन ईएमएफ के एक्सप्रेशन में कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं आया था। इसके बाद चार्ज और करंट दोनों रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं, बट ईएमएफ डिपेंड नहीं कर रहा। सही है, लिख लो भाई।
लिख लिया सबने? डन डन डन। लिखो लिखो। डाले? अब जो हमने स्टार्टिंग में बताया था ये कैसे प्रोड्यूस होगा देख लेना, इसको डिटेल में बताने की जरूरत है। मेथड्स आप समझ गए ना कैसे क्या चेंज होगा बस। फ्लेमिंग की ये सब डिस्कस किया ना हम लोगों ने, एफबीआई वगैरह। बताने की जरूरत है इसकी, इसको बताने की जरूरत है। ये थोड़ा सा हेडिंग कर लो। इसी से एसी का बेस बनेगा जो आप लिख दिए थे ना, आई नॉट बी नॉट। में बताता हूँ ये कैसे आया, मैंने कहा था ना उस दिन बताएंगे, आज बताते। लिखो देखो देखो मैथड ऑफ प्रोड्यूसिंग, लिखो मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। मेथड ऑफ, देखो मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। methods of what? Producing induced EMF. Methods of producing induced EMF. Methods of producing induced EMF. Methods of producing induced EMF. इसमें लिखो पहला, मतलब यही, by changing the orientation of coil in magnetic field। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। by changing the orientation of what? आप लोगों ने इसको तो किया ही होगा, इसे तो किए ही होंगे, पढ़े होंगे ना इसे। अब पूछेंगे, by changing the orientation of the coil in magnetic field। by changing the orientation of coil in magnetic field। हाँ, स्टेट वायर के लिए थंब रूल है अलग। यार तुम लोग अभी ये सब अभी इन सब में न उलझो भैया, कहा है क्या? लेफ्ट हैंड। बाई चेंज कह रहे हैं इसमें, अभी नहीं उलझो बस, सब बता दीजिए, कहाँ टेंशन ले रहे हो। नहीं तो गूगल भैया जिंदाबाद, तुम्हारे चैट जीपीटी का है इतना, एकदम कूल रहो, रिलैक्स। जब कहीं से नहीं मिले तो मुझसे पूछ लेना, वन शॉट में नहीं मिले, गूगल पे नहीं मिले, चैट पे नहीं मिले तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक, टेंशन नहीं लो। आओ, बाई चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आ रही चीजें, कैसे बन रही है। यहीं से आपका बेस बनेगा एसी का, मैंने कहा था जो, अब वो देखेंगे वो क्या है कैसे। देखो, अगर कॉइल में सिर्फ एक ही टर्न है, बहुत ध्यान समझना, अगर कॉइल में सिर्फ एक ही टर्न है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या एक्सप्रेशन आया था? अगर थीटा एंगल से वो निकल रहा है तो बी ए कॉस थीटा आया था, क्या वो क्या आया था? बी ए कॉस थीटा आया था। अगर एन नंबर ऑफ टर्न हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या आएगा? सरफेस है या कोई कॉइल है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, उसमें एन नंबर ऑफ टर्न है, तो भाई एन से क्या कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा। और अगर किसी भी चीज को, अगर आपने पढ़ा हो
क्लास 11th में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या था भाई? हाँ थीटा बाई टी जो भी लिखना चाहो, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओमेगा टी। कोई दिक्कत? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले, इसी को क्या बोले हम? एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। तो इस थीटा के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? इस थीटा के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी। अगर वो इनिशियली जीरो पे है और जीरो से हम उसको रोटेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो थीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हैं? तो हमारा जो फाई बी का एक्सप्रेशन बना वो क्या आया? एन बी ए कॉस ओमेगा टी आया। बेटा इनिशियल जीरो पे नहीं लोगे तो मान लेते हैं फाइव पे है, जिसको आपने फेज बोला होगा। अभी पढ़ेंगे इसी में हम लोग फेज द डायग्राम, फेज पढ़ेंगे, अभी जाएंगे बेटा, सब पढ़ेंगे। मेरा यकीन करो, कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब बताएंगे, बस थोड़ा टाइम लेंगे जरूर। देखो सुनो भाई, यहां गया ओमेगा टी, तो फाइव इक्वल टू क्या हो गया? एन बी ए कॉस ओमेगा टू भाई ओमेगा टी। अब यहां से भाई हमें क्या निकालना है? ईएमएफ। ईएमएफ में क्या था? डी फाइव बी अपॉन डी टी। ईएमएफ में क्या था? डी फाइव बी अपॉन डी टी। तो भैया अगर हम इसका निकालना चाहें, क्या इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो एन बी ए, ये तो बाहर ही रहेगा, एन बी ए बाहर करो भाई, और कॉस ओमेगा टी का क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का करेंगे तो इंटू में क्या आएगा भैया? ओमेगा आएगा। इंटू में क्या आ जाएगा? ओमेगा। इस ओमेगा को पहले लाओ भाई, और माइनस साइन को इसके साथ डाल दो, तो माइनस डी फाइव बी, माइनस डी फाइव बी अपॉन क्या हो गया? डी टी। इसी को हम लोगों ने तो ईएमएफ बोला था, इसी को तो ईएमएफ बोले थे। और यहां क्या आया जरा बताना? एन बी ए ओमेगा इक्वल टू में क्या आया? एन बी ए ओमेगा, और यहां क्या आएगा? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। हर एक हरकत पे रिएक्शन नहीं दे बेटा। ठीक है, संडे है हर किसी के पास, मैं भी समझता हूँ, थोड़ा सा घूमना टहलना एंजॉय करना भी होता है। हाँ कौन गाली दे रहा था? हम अरे तुम रहने तो हम छू लेंगे आप लोगों के, हम आप लोगों को छू लेंगे। बस हम आपसे शालीनता की उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आ गए हैं तो व्यवस्था में बनिए। और देखिए डिफरेंशिएट किए तो ये आया ओमेगा, पहले आकर इंटू हुआ इससे, माइनस साइन को इसके साथ लेगा क्योंकि ई इक्वल टू यही आता है। इस पूरे को हमने ई नॉट मान लिया। एन बी ए ओमेगा ही क्या है आपका? ई नॉट है, जिसको हम पी की वैल्यू बोलते थे। तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ गई? ये लिखने को आता है, देख लेना, एन बी ए ओमेगा, और यही आ गया ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब करंट की बात करेंगे तो क्या आएगा? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने बताया था ये कहां से आया था, वहां बताएंगे। समझ आ रही बात? ठीक, लिख लो फटाफट। हाँ बेटा, हाँ ई नॉट का मतलब है एन बी ए ओमेगा है बेटा। हाँ लिख लो बच्चा, लिखो लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो 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 लिखो, फास्ट फास्ट फास्ट, कम ऑन बेटा। यहाँ यहाँ जहां जहां हमने ग्रीन ग्रीन लिखा है, ये लिखा, ये लिखो, उसके बाद ये डायग्राम वोग्राम को छोड़ो बेटा, अभी बनाओ इसको। स्मॉल टी से कैपिटल टी काट देंगे आप? कैसे कर लेते हैं ये सब? Why this cola very deep? मेरा यकीन करो, मैं गलती करता हूं लेकिन जल्दी नहीं करूंगा। आप सही कह रहे हो।
लेकिन वो टाइम के लिए दिया है, वो टाइम पीरियड कैपिटल टी होता है। आप इधर से भी लिख सकते हैं अगर वहां से नहीं दिखता है आपको तो। और हाइट में कम वाले लोग आगे ही बैठा करो। हाँ, जिनके बाल बड़े हैं वो भी पीछे बैठा करें। काफी एरिया घेर लेते हो भाई तुम। इसे जल्दी से लिख लीजिए, कैसे आया ये मैं बता दिया आपको। हम्म, लिखो लिखो जल्दी लिखो। तुम्हारी आवाज मेरी कान तक पहुंच जाती है, तुम्हें मैं दूर से सुन लेता हूँ। बस यही नहीं पूछो। लिख लिया इसको, सबने नोट कर लिया। इस माइनस को इस साइड लाए ना, इंटू, हाँ। एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा, इसी को ई नॉट माने, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। कॉइल ड्रॉ करना नहीं आ रहा है तो मैं ड्रॉ करा दे रहा हूं, आप करना चाहते हो कॉइल? ओ शिट, करना चाहते हैं कॉइल ड्रॉ? ड्रॉ करिए, जल्दी ड्रॉ करिए। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब कॉइल ऐसे रखी है तो किधर आएगा भाई इसका जो एंगल इधर बन रहा होगा ये क्या है? ये का नॉर्मल है इसका, ये इसका नॉर्मल है एन का। बना लो। कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, जो थीटा एंगल पे रखा है, तो ये सिचुएशन बनी है। बना लो जल्दी बनाओ। आप बनाना चाह रहे थे तो मैंने बता दिया, ले लो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं लगातार।
तेज लिखिए, तेज लिखिए। चले आगे बढ़े। ये तो बना लेंगे फिगर, इसको बनाने में कोई दिक्कत। अब ये हम सर्किट आपको ये इसका पैटर्न डिस्कस कर लिए थे क्या क्लास में बताया था ना, कैसे रोटेट करेंगे, कैसे कितने एंगल से करेंगे, ये सब बताने की जरूरत है। देखो यहाँ फॉर्मूले में क्या है एक्सप्रेशन, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या साइन थीटा मान लो आप। जब थीटा हमारा पाई/2 होगा, साइन 90 वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम। तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसलिए पाई/2 पे ये क्या लिखा है, देखो यहाँ पाई/2 पे इसकी वैल्यू नहीं मैक्सिमम है, इसको लिख रहे हैं ई नॉट, ये इसकी पीक वैल्यू है। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए पाई पे क्या हो गया 0। साइन 3 पाई/2 मतलब 270 वैल्यू होती है -1, इसलिए क्या है नीचे आया, ये माइनस ई नॉट होगा। यहाँ पर क्या होगा माइनस ई नॉट होगा, ध्यान रखना। फिर क्या होगा साइन 2 पाई पे वैल्यू क्या होगी 0। एक ऑसिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से पूरा पैटर्न हमारा चलता रहेगा। अगर टाइम पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में लिखे तो हमने कहा था ये कितना होगा T/4, ये कितना होगा T/2, ये कितना होगा 3T/4, ये कितना हो जाएगा T। ये टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक, एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है वही तो उसका टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम आया भैया वो T आ गया। और एंगल दोनों में मैंने बताया था, याद है क्लास में इसको बना के दोनों में डिस्कस किया था। तो वही सब चीज है, मैंने कहा था वहां मिलेगा, अभी तो देखेंगे। अच्छा करंट का एक्सप्रेशन लिखें तो हाँ I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, लेकिन उसमें एक्सप्रेशन क्या लिखोगे समझना। अब लिखो इंड्यूस्ड करंट I इक्वल टू क्या था, इंड्यूस्ड करंट I इक्वल टू क्या था -1/R d∅ अपॉन क्या था dt। इसका मतलब इन शॉर्ट ये क्या था, अरे -E/R ही तो था, -E/R ही तो था, या E/R ही तो था, माइनस हटा दो, E अपॉन क्या था भाई R ही तो था। तो E का जो एक्सप्रेशन आया, E का एक्सप्रेशन क्या आया, अरे E नॉट साइन ओमेगा अपॉन में क्या हो गया R। अब इसको हम क्या मार लेंगे I0, ये I इक्वल टू क्या हो गया I0, और यहां क्या आ गया भाई साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी आ गया। जहां I0 का मतलब क्या है E0 अपॉन R, और E0 का मतलब क्या है NBA ओमेगा अपॉन में क्या हो जाएगा भाई R। नेगेटिव साइन हटेगा कैसे, क्योंकि E इक्वल टू ही होता है क्या -d∅b अपॉन dt। जब E रख दिया तो माइनस साइन उसी में एब्जॉर्ब हो गया ना बेटा। और नेगेटिव साइन का यहाँ कोई रोल नहीं है, बस वो बता रहा है चेंजेस का कैसे क्या पोजीशन हो रहा है, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लिख लिया सबने, हटा लें इसे। सही है यहां तक, हटाए भाई। अब एक ग्राफ आपका कॉस में भी हो सकता है, हालांकि हम लोगों ने साइन में पढ़ा है, साइन में देखेंगे। एडी करंट जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। जब भी हम किसी कॉइल को या किसी मेटेलिक ब्लॉक को या किसी भी मेटल को क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है एक करंट इंड्यूस हो जाती है, जिसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है कि जिस वजह से वो करंट इंड्यूस हुई है उसी का क्या करने लगता है अपोज करने लगता है। इसी करंट को हम लोग क्या कहते हैं एडी करंट कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट्स प्रोड्यूस्ड इन ए सॉलिड मेटल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द मेटल आर कॉल्ड एडी करंट।
ये दिखा है ना इसमें, देखो करंट, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन है क्या? नहीं, ऐसे रैंडम। इसी करंट को हम लोग क्या कहते हैं? एडी करंट। लिख लो, ये भी आता है। या इसी को, हाँ कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, देखो एडी करंट, या किसको कहते हैं क्या? फोको करंट, फोकॉल्ट कहते हैं। हाँ लिख लो बेटा, एडी करंट या इसी को फोकॉल्ट करंट कहते हैं। फोको कुछ लोग बोलते हैं। हाँ हाँ लिखना बच्चा ये। द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट, द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करेंट्स, the induced circulating currents produced in a solid metal, the induced circulating currents, the induced circulating currents produced in a solid metal, induced in a what? Solid metal, due to change in magnetic field, due to change in what? Magnetic field, magnetic field में चेंज लाए या किसमें चेंज लाए? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाए। इन द मेटल आर कॉल्ड एडी करंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? तभी ये चेंज होगा, तभी इंड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या आएंगी? चेंजेस आएंगे। ध्यान रखना इसके एप्लीकेशन से, ध्यान रखना क्या इसमें कितने तरीके से हम एडी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए देखिए मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एडी करंट, हेडिंग करो मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एडी करंट। कितने तरीके से हम एडी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। पहला तरीका क्या है बताओ? फर्स्ट मेथड ये है कि किसी भी हम क्या करेंगे, मेटल को क्या करेंगे, मेटेलिक प्लेट को या मेटेलिक ब्लॉक को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे। देखो, बाय मूविंग ए मेटेलिक ब्लॉक इन ए मैग्नेटिक फील्ड, by moving a metallic block in a what? Magnetic field। किसी भी मेटेलिक ब्लॉक को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तब ऐसा हो सकता है। दूसरा लिखें क्या? दूसरा क्या हो सकता है? by putting a metallic block in a variable magnetic field। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड ही अपने आप में चेंज हो रही है, उसमें ही रख दिया है इसको। by putting a metallic block, by putting a metallic block in a variable magnetic field। किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जो अपने आप में ही क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें फ्लक्स में चेंज आएगा, होगा। ठीक है, दो तरीके से। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, ये जरूरी है आपके लिए ध्यान रखना। एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट? एडी करंट। इसकी क्या एप्लीकेशंस है ध्यान रखना भाई। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट क्या है भाई? देखो लिख लो ये एप्लीकेशन, जो फटाफट लिखे जल्दी से लिखो। इन इंडक्शन फर्नेस, इन इंडक्शन फर्नेस, ये सब फैक्ट्स वाली चीजें आपको याद होनी चाहिए, इनसे में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कभी, ध्यान रखना। इन इंडक्शन फर्नेस एडी करेंट्स आर यूज्ड फॉर मेल्टिंग आयरन ओर। इन इंडक्शन फर्नेस एडी करेंट्स आर यूज्ड फॉर मेल्टिंग आयरन ओर। इन इंडक्शन फर्नेस eddy currents are used for melting iron ore। in induction furnace eddy currents are used for melting iron ore। सेकंड लिखो, in speedometer eddy currents are used to measure the instantaneous speed of the vehicle। जो गाड़ी में जाते हो स्पीड बताती रहती है ना, वो किसकी वजह से आ रहा है? ये एडी करंट की वजह से। और उसमें कौन सा रहा है डिवाइस जो मेजर कर रहा है? स्पीडोमीटर। और कौन सी वेलोसिटी मेजर करता है? ये भी आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करता है, ध्यान रखना। इन स्पीडोमीटर, इन स्पीडोमीटर ब्लॉक हो जाता है। इन स्पीडोमीटर एडी करंट आर यूज्ड टू मेजर, एडी करंट्स आर यूज्ड टू मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल, the instantaneous speed of the what? Vehicle। नेक्स्ट लिखो, in deadbeat galvanometer, in deadbeat galvanometer eddy currents are used to stop
एडी करेंट्स आर यूज टू स्टॉप द डंपिंग ऑफ द कॉयल इन ए शॉर्टेड इंटरवल इन व्हाट शॉर्टर इंटरवल। नेक्स्ट लिखो, देखो ट्रेन में ब्रेक तुम्हारा साइकिल जैसा नहीं होता, रबल वाली ब्रेक मारती है, वहां यही सब कॉन्सेप्ट चलता है। जितने भी ट्रेन के अगर तुम देखोगे व्हीलर लगे होते हैं, उनके आसपास एक बॉक्स लगा होता है, कभी आप नोटिस करो ट्रेन में बैठते बैठते तो आपको पता चल जाएगा। इन इलेक्ट्रिक ब्रेक्स ऑफ द ट्रेन एडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड टू स्टॉप द रोटेशन ऑफ एक्सल ऑफ व्हील। इन इलेक्ट्रिक ब्रेक्स ऑफ द ट्रेन eddy currents are produced to stop the rotation of the axle of the wheel, to stop the rotation of the axle of the wheel, to stop the what rotation of the axle of the wheel। Thank you so much. इन एनर्जी मीटर्स जो आप यहां लगे होते हैं मीटर्स वगैरह, इन एनर्जी मीटर्स लिखो, इन एनर्जी मीटर्स एडी करेंट्स आर यूज्ड टू मेजर द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसमें भी यूज होता है। इन एनर्जी मीटर्स एडी करेंट्स आर यूज टू मेजर द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो हमारे यहाँ मीटर वगैरह भी लगा होता है उसमें भी क्या करते हैं, इसी करंट को यूज करके इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। लास्ट में लिखा है इन डाइथर्मी एडी करेंट्स आर यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड हीटिंग ऑफ टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी। जो आपने पढ़ा ना कीमोथेरेपी वगैरह सुना होगा, सुना है आप सब। अब आपका सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन बचा है, क्या इसको आज ही पढ़ा दें, इसको आज ही करा दें या नेक्स्ट क्लास में करा दें? नहीं, आप कहेंगे एक ही बार में करा दिए, सब वन शॉट में करा दिए, इसलिए मैं चाहता हूँ 2 क्लास में कराऊँ, इसको आराम से कराऊँ। हाँ, आपके लिए अभी क्लास शुरू हुई नहीं, लेकिन जो लोग टाइम से आए तो उनके लिए क्लास देर से स्टार्ट हुई थी। यहाँ तक समझ गए हम लोग सब बढ़िया अच्छे से? हाँ, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन बचा है, इसके से इसमें मुझे लगता है कपलिंग हो सकता है, ट्रांसफार्मर होगा। ट्रांसफार्मर तो एसी में पढ़ेंगे आप लोग। हाँ, तो जैसा कहिए आप लोग, आधे घंटे लग सकते हैं, कम से कम आधे घंटे लग सकते हैं। बताइए, करा दें इसको कंप्लीट कराने में? करा दें कंप्लीट? हाँ या ना में जवाब तो सीधे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।